नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार एलडीसी को टारगेट करके ये क्लास ले रहे हैं और एलडीसी एग्जाम में मिडाइवल हिस्ट्री का जो पार्ट है उसी में हम लगातार कंटिन्यूअस हमारी क्लास चल रही है थ्योरी बेस्ड। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके स्टैंडर्ड एमसीक्यू लेकर के आएंगे, जो आज की तरीके से एग्जाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो हमने प्रतिहार वंश को पूरा पढ़ लिया था। आज उस प्रतिहार वंश को जब हमने यशपाल को पढ़ा था, यशपाल के बाद और क्या डिटेल है हमारे पास प्रतिहारों के बारे में, उस पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहले कि उस क्लास उसके अलावा यशपाल के अलावा किसके, यशपाल अंतिम शासक के तौर पर हमने पढ़ा था। उसके बाद अब क्या है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रतिहारों के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके प्रतिहार शासक हैं प्रतिहार जो शासक है उसकी एक जानकारी मिलती है भड़ोच के प्रतिहार। एक छोटी सी डिटेल यहां देखने को मिलती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एक हमको मिलती है राजौरगढ़ के प्रतिहार। ये दो जानकारियां और आपको देखने को मिलती है किससे, गुर्जर प्रतिहारों वंश से। तो इससे छोटी सी डिटेल है, थोड़ी थोड़ी सी, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। भड़ोच के जो प्रतिहार हैं, गोपीनाथ शर्मा जो है आपके इतिहासकार, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। एक चीज को ध्यान रखिएगा, किसके, चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। ये जानकारी दे रहे हैं कौन, गोपीनाथ शर्मा। पहली चीज ध्यान रखिएगा। भड़ोच कहां पड़ता है, भड़ोच आपको पता ही है गुजरात में। और जब अपने ने बात करी थी कि कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, उन शाखाओं में हमने एक नाम लिया था, कौन सा, भड़ोच का भी, तो उसको ध्यान रखिएगा। कहते हैं प्रतिहार जो ये भड़ोच शाखा है, इस भड़ोच शाखा का जो संस्थापक है, कहते हैं इस भड़ोच शाखा का जो संस्थापक है उसका नाम है दत्त। दत्त नामक व्यक्ति को इसका संस्थापक माना जाता है। और ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो, आपने देखा होगा, नाम पढ़ा होगा आपने, हरिश्चंद्र। हमने जब बात करी थी किसकी, मंडोर, तो आदि पुरुष, प्रारंभिक पुरुष या प्रारंभकर्ता या संस्थापक के तौर पर हरिश्चंद्र, तो कहते हैं ये हरिश्चंद्र का भाई था और जिसके द्वारा संस्था स्थापित की गई, भड़ोच में प्रतिहारों को स्थापित किया गया। एक जानकारी आपको ये मिलती है। दूसरी मिलती है कि इस वंश की जो जानकारी है, कहते हैं इस समय इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, कहते हैं इनकी राजधानी जो थी वो थी यहीं गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता नांदीपुर। कहते हैं नांदीपुर इनकी राजधानी के तौर पर हुआ करती थी। इसको ध्यान रखिएगा। दो चीज। तीसरी चीज, एक जानकारी और इस वंश के बारे में मिलती है कि इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है जिसका नाम था दद्द सेकंड। दद्द सेकंड, कहते हैं दद्द सेकंड ने, वल्लभी का एक शासक हुआ करता था, वल्लभी गुजरात में इलाका पड़ता है, और वहां का एक शासक होता था ध्रुव सेन। कहां का शासक, वल्लभी गुजरात का। और कहते हैं इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था किसने, इसके ऊपर आक्रमण किया था वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन ने। कन्नौज पर शासन कर रहे हैं। जो प्राचीन भारत है उसकी सबसे बड़ी लास्ट डायनेस्टी के तौर पर हम पढ़ते हैं किसको, हर्षवर्धन को। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन को माना जाता है। जबकि आपको मैंने बताया था कि बीएन जो पाठक हैं, बीएन पाठक ये कहते हैं कि महेंद्र पाल को कहीं ना कहीं अंतिम हिंदू शासक के तौर पर मानते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आक्रमण किया तो इस ध्रुव सेन को शरण दी थी किसने, दद्द सेकंड ने। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखनी है, अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो इन सब की एक जानकारी मिलती है, जानकारी का एक स्रोत है, ध्यान रखिएगा, जो कि नौशेरी अभिलेख है। नौशेरी अभिलेख मिला है कहां से, बड़ौदा से।
उस बड़ौदा से इसकी जानकारी आपको देखने को मिलती है। साथ साथ में एक चीज और मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूं, वो क्या है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि वर्धन वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने प्रतिहारों को पराजित किया या प्रतिहारों पर आक्रमण किया, तो अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए तो ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी नोट कीजिएगा कि जो आपका शासक है कौन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो आपका शासक है, उस प्रभाकर वर्धन शासक ने आक्रमण किया था किस पर, प्रतिहारों पर। प्रतिहारों पर आक्रमण करने वाला, साथ साथ में प्रतिहारों को पराजित करने वाला भी किसको माना जाता है, प्रभाकर वर्धन को ही माना जाता है। वर्धन डायनेस्टी का संस्थापक, फाउंडर माना जाता है किसको, प्रभाकर वर्धन को। इसी के फिर दो पुत्र होते हैं, एक को आप पढ़ते हो हर्षवर्धन, छोटा पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है राज्यवर्धन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो प्रभाकर वर्धन जो था, उस प्रभाकर वर्धन ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया था, तो उसने प्रतिहारों को पराजित किया। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कल को आपके एग्जाम में हर्षवर्धन भी दे दें, साथ साथ में राज्यवर्धन भी दे दें, तब आपको प्रभाकर वर्धन याद रखना है। एक चीज ये हो गई। एक चीज और याद रखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है एक व्यक्ति है जिसका नाम है जयभट्ट। ध्यान रखिएगा, एक शासक है जिसका नाम है जयभट्ट। जयभट्ट चतुर्थ को कहा जाता है कि ये इस वंश का अंतिम शासक था। इसको भी आपको याद रखना है। तो इतनी जानकारी आपको भड़ोच के बारे में, भड़ोच के प्रतिहारों के बारे में पता होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी बात करें हम, इधर आकर के बात करें हम, तो इधर आकर के आपको बात करनी है किसके बारे में, राजौरगढ़। तो राजौरगढ़ मुख्य रूप से कहां पड़ता है, अलवर में पड़ता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखने, कहां पर है ये, अलवर के अंदर। दूसरा ये कहते हैं कि इस वंश का एक जानकारी मिलती है एक शासक के बारे में, मंथन देव के बारे में जानकारी मिलती है। कब, मंथन देव जो प्रतिहार था उसका संबंध कहां से है, राजौरगढ़ प्रतिहारों से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इससे आगे का क्वेश्चन क्या बनता है उसको समझिएगा कि ये राजौरगढ़ के प्रतिहार थे, इनका संबंध किससे था। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध था रघुवंशी प्रतिहार। अब रघुवंशी प्रतिहार कौन थे, जो भीनमाल के जालोर थे वही रघुवंशी थे। तो उनकी जो शाखा थी कौन सी, जिन्होंने शासन किया कहां पर, कन्नौज पर। तो कहते हैं कि कन्नौज के शाखा से इनका संबंध माना जाता है राजौरगढ़ प्रतिहारों का। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी एक चीज और याद जानकर मिलती है कि आपको पता है कि जयपुर के आसपास जो पुराना क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था, ढूंढाड़, और उसके आगे अलवर के आसपास का क्षेत्र उसका नाम था माचेड़ी। तो कहते हैं ढूंढाड़ और माचेड़ी के अंदर उस समय, कहते हैं बहलोल लोदी के समय, किसके, जो दिल्ली का एक शासक था बहलोल लोदी, कहते हैं उस बहलोल लोदी के समय यहां पर गुजर रहा करते थे, और कहते हैं उन गुजरों को बड़ गुजर कहा जाता था। उन गुजरों को क्या कहा गया, बड़ गुजर कहा गया। और ये जानकारी कहां से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ये जानकारी भी यहीं से देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी बड़ गुजर कहा गया, ये जानकारी का स्रोत क्या है, इस जानकारी का स्रोत ये राजौरगढ़ अभिलेख जो आपको मिलना आता है, जिसको कहा जाता है राजौरगढ़ प्रतिहार के रूप में जिनको जाना जाता है। तो ये दो जानकारी भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से पता होनी चाहिए। तो एक डिटेल तो ये हो गई इनकी शाखाओं से रिलेटेड। दूसरी हम बात करें तो दूसरी बात को आपको समझना है कि प्रतिहारों की जो शासन व्यवस्था थी, प्रतिहारों का शासन कैसा था। ध्यान रखिएगा, प्रतिहारों का जो शासन था वो शासन था केंद्रीयकृत शासन। केंद्रीय यानी कि सेंट्रलाइज शासन हुआ करता था। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने नीचे क्या रखे हुए थे, सामंत रखे हुए थे, यानी कि सामंतवादी व्यवस्था को प्रारंभ किया था इन्होंने, जिसके माध्यम से क्या करते थे, व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं चलाया करते थे। एग्जाम के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, एक पोस्ट आपको याद रखनी है, तंत्रपाल। ये तंत्रपाल कौन होता था, तो कहते थे कि राजा का क्षेत्र है जहां पर
सामंत के क्षेत्र में राजा का जो प्रतिनिधि होता था, राजा का जो प्रतिनिधि होता था उसको कहा जाता था। एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, और पोस्टों के बारे में बात करें तो एक पोस्ट का नाम है कोट्टापाला। कोट्टापाला का मतलब होता था किले का सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि एक तरीके से किले का रक्षा रखने वाला या किले का रक्षा करने वाला या किले का द्वार, कुछ भी आप बोल सकते हो, उसको ध्यान रखिए। उसके अलावा आपको पता होगा कि कुछ ऐसे थे जैसे दंडनायक। दंडनायक का मतलब न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ पदाधिकारी। दंडपाशिक, दंडपाशिक का मतलब किसी ने कुछ गलती करी है, किसी ने और कुछ काम गलत किया है तो उसको पकड़ करके लाकर देने वाला, दरबार में उपस्थित कराने वाला, एक तरीके से पुलिस वाला काम जो कर रहा था, एक तरीके से पुलिस से रिलेटेड अधिकारी। यानी कि जो अपराधी होता था, कौन सा, अपराधी को पकड़कर और उसको उपस्थित कराने का काम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा और जानकारी आपको क्या मिलती है? एक मिलती है भंडगारिक की, या कई जगह मिल जाएगा भंडागारिक। भंडागारिक का मतलब भंडार का, किसका, भंडार का, यानी कि भंडार का प्रमुख, या कई जगह मिलेगा कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। ये भी आपको प्रशासन की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक नाम और आपको देखने को मिलता इत्तक, या कई किताबों में आपको जानकारी एक और मिलती है, इसी को कहा जाता है दुत्तक। इत्तक कह दूं या दुत्तक कह दूं, बात एक ही है। इसका मतलब होता है संदेशवाहक, संदेश वाहक। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे संधि विग्राहक, तो संधि विग्राहक कौन होगा, संधि करवाने वाला, कौन सा, संधि करवाने वाला। तो दंडनायक, दंडपाशिक, महाबालाधिकृत, एक और नाम याद रखिएगा, महाबालाधिकृत। इसका मतलब मुख्य रूप से सेना का अधिकारी, सेना का अधिकारी कह दो, या सेनापति कह दो, या सेना का अधिकारी कह दो, बात एक ही है। ये कुछ जानकारी आपको देखने को मिलती है, किससे संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आपको देखने को मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरी चीज क्या बचती है इस वंश के बारे में? तो कहते हैं कि इस वंश के द्वारा, गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा, इनकी स्थापत्य कला, कौन सी, इनकी स्थापत्य कला के बारे में भी एग्जाम में कुछ न कुछ पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है स्थापत्य कला के रूप में मूल रूप से आपको ये याद रखना है कि मंदिरों को बनाने की शैली, तो मंदिरों को बनाने की शैली में दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक शैली आपको देखने को मिलती है उत्तर भारत के अंदर, क्योंकि उत्तर भारत में शासन किया था इन्होंने। तो उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है उसको कहा जाता है नागर शैली। नागर शैली आपको पता होना चाहिए, प्राचीन भारत के अंदर जब गुप्त काल आया था, जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है, तो गुप्त काल के बारे में यह कहा जाता है कि मंदिर जो बन रहे थे पहले से, उन मंदिरों में परिवर्तन किया गया और मंदिर शिखर युक्त बनाने की जो व्यवस्था है वो परंपरा कहां से शुरू हुई, गुप्त काल से शुरू हुई। तो उसी समय उसी शैली को नागर शैली के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर भारत में जितना भी है वो सब कौन सी शैली में, नागर शैली में। लेकिन क्षेत्र विशेष के अंदर उसको अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्र होंगे तो अलग अलग होंगे। इस नागर शैली के अंदर ही एक शैली आपको देखने को मिलती है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या होती है? तो पंचायतन शैली का शब्द ही समझ लो पंचायत, पांच आयत, यानी कि जो मंदिर होगा उसके चार किनारों पर, चार कॉर्नरों पर मंदिर का जो परिसर होगा उसके चार कोनों पर चार छोटे मंदिर और बीच में एक महत्वपूर्ण मंदिर होता है। तो कुल मिलाकर के पांच मंदिर, उसको कहा जाता है पंचायतन शैली। तो उत्तर भारत की यह शैली थी गुर्जर प्रतिहारों ने, तो इसी की उप शैली है, इसी की उपशैली है जिसका नाम है महामारू शैली।
महामारू शैली। तो महामारू शैली में क्या बनाए गए? मंदिर बनाए गए हैं। इसको एग्जाम की दृष्टि से बड़ा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब कौन कौन से मंदिर बने हैं? तो प्रारंभिक जो मंदिर थे इसको भी याद रखिएगा। बाद में कौन से मंदिर बने, प्रारंभिक मंदिर कौन से, इसको ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक मंदिर के तौर पर हम जान सकते हैं किस किस को, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक तौर पर हम जान सकते हैं हर्षद माता का मंदिर, कहां पर? आभानेरी दोसा, आपको पता ही है यहीं पर ही क्या बनी हुई है, चांद बावड़ी बनी हुई है प्राचीन समय में, और गुर्जर प्रतिहार वंश की मानी जाती है, उसको ध्यान रखिएगा। हर्ष माता के मंदिर के बाद आपको देखने को मिलेगा कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा कालिका माता का मंदिर, ये भी कहां पर? चित्तौड़ में, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, क्योंकि ये सब कालखंड 8वीं शताब्दी के आसपास माने जाते हैं। प्रारंभिक के बाद जब 9वीं शताब्दी के आसपास जब अपने ये शिखर पर हुआ करते थे, तो इनके द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण मंदिर बनाए गए, जैसे कामेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा, आहुआ पाली के अंदर बनाया गया। और आहुआ आपको पता ही है 1857 की क्रांति, खुशाल सिंह चंपावत, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा एक है रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ मंदिर, ये खेड़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बाड़मेर, वहां पर आपको ये मंदिर देखने को मिला। इसी समय आप एक और देखोगे, अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर कहां पर? जगत, जगत कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो। और ये 9वीं शताब्दी के अंत में बनता हुआ दिखाई देता है, तो कई इतिहासकार इसको 10वीं शताब्दी से भी इसका लिंक करते हैं कि 9वीं और 10वीं के बीच में इस कालखंड को आप अंबिका माता के मंदिर के रूप में जानते हो। ये मंदिर आपको देखने को अंतिम समय में और आगे जब चले गए तो और मंदिरों के रूप में 10वीं शताब्दी में, कौन से में? 10वीं शताब्दी के अंदर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे हर्षनाथ का मंदिर, सीकर, सबको पता है, ये मंदिर आपको पता होना चाहिए। सूर्य मंदिर की बात हम कर चुके हैं पहले ही। जिन जिन मंदिरों की हम बात जब हमने पॉलिटिकल पढ़ी थी, यानी कि राजनीति, इनकी व्यवस्था, प्रतिहारों को पढ़ा था इतिहास तब, लेकिन कुछ ऐसे जो छूट चुके थे उनको थोड़ा सा जाने के, जैसे विष्णु मंदिर या सूर्य मंदिर जोधपुर के अंदर, मंडोर के, वो सब हम बात कर। उसके अलावा मंदिरों पर बात कर रहे हैं। हर्षनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा नकटी माता का मंदिर। नकटी माता का मंदिर कहां पर है? भवानीपुरा। भवानीपुरा कहां पर है? भवानीपुरा जयपुर के अंदर। यहां पर भी ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक मरकंडी माता का मंदिर, इसको भी याद रखिएगा। ये कहां पर है? अलवर के अंदर है। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक मंदिर आपको ध्यान रखना है, दधी माता का मंदिर। दधी माता का मंदिर कहां पर? नागौर, गोठ मंगलोद। गोठ मंगलोद। तो ये कुछ मंदिर आपको लगातार देखने को मिलेंगे। अब अंतिम तौर पर आप मंदिरों को देखोगे तो ध्यान रखिएगा, नीलकंठेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, ये मंदिर भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। कहते हैं इस तरह के दो नाम से दो मंदिर बने हुए हैं, एक नागौर में बना हुआ और दूसरा अलवर में बना हुआ। कि ये दोनों जो मंदिर है ये कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहारों से रिलेटेड या महामारू शैली से रिलेटेड माने जाते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट और अंतिम मंदिर, ये ध्यान रखिएगा,
सबसे महत्वपूर्ण नवीनतम मंदिर। नवीनतम मंदिर का मतलब 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि 10वीं शताब्दी के एंड में जो सबसे लास्ट में बनाया गया मंदिर है, तो वो नवीनतम मंदिर होगा सोमेश्वर मंदिर। कौन सा? सोमेश्वर मंदिर या सोमेश्वर महादेव मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है। कहां पर? सिवाना, सिवाना बाड़मेर। ठीक है, तो ये कुछ मंदिरों से, स्थापत्य कला से भी रिलेटेड आपको एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज थी। तो हमने कंप्लीट करके पूरे के पूरे प्रतिहारों की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो लगभग हमने सारी कंप्लीट कर ली है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश की जो था अपना, ये टॉपिक खत्म हो गया है। जल्दी आपके लिए क्या लेकर के आएंगे कि एमसीक्यू क्लास लेकर आएंगे, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो साथ साथ में कुछ नए क्वेश्चनों को भी इसमें इंप्लीमेंट करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे किसकी? गोहिल वंश की, जो कि राजस्थान का स्वाभिमान, मेवाड़ की शान, पूरे के पूरे राजपूतों की आन बान शान के रूप में जाना जाता है। वो गोहिल, वो सिसोदिया वंश जिसने पूरे भारत के अंदर अपना परचम स्थापित किया, एक लंबे समय तक शासन करने वाला वो राजवंश माना जाता है, एक डायनेस्टी मानी जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। आपका ये डेटा आपके एग्जाम की दृष्टि से देख करके दिया गया है, और अगर आपको ये वास्तव में क्लास आपको ऐसा लग रहा है उपयोगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की क्लास आपको कंटिन्यू पूरा राजस्थान देखने को मिलेगा। तो आज के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।